आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, आप सबके लाडले और यशस्वी नेता, राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, आप सबके प्रभारी और इस क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे ऐसे आदरणीय संजय टंडन जी, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय राजीव सहजल जी, आदरणीय सुखराम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक आदरणीय राजीव बिंदल जी, कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन कर रहे आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दराज क्षेत्र से आए सभी त्रिदेव भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस अवसर पर आप सबके सम्मुख रूबरू होते हुए, और इस अवसर को मुझे उपलब्ध कराने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा और अपने पार्टी के त्रिदेव के दर्शन करने का और स्वागत करने का यह सौभाग्य उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। नीचे भी त्रिदेव बैठे हैं, लेकिन ऊपर भी त्रिदेव हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रभारी, यही त्रिदेव है जो नीचे हम सब लोगों को चालना देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर बैठे हुए त्रिदेव की ताकत मंच के नीचे बैठे हुए त्रिदेव की बुनियाद पर ही आधारित है। आज जब हम 23 जून को यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही के दिन हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर की धरती पर हुआ था। और आज मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर मुखर्जी का कश्मीर की धरती पर अगर बलिदान नहीं हुआ होता तो आज कश्मीर भारत के नक्शे पर दिखाई नहीं दे रहा होता। और 1953 जून का महीना, तब से भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। डॉक्टर मुखर्जी की शहादत न कश्मीर को भारत से जोड़े रखा, यह तो योगदान डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का है ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनसंघ एक छोटा सा राजनीतिक दल था, आज दुनिया का सबसे बड़ा
राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी बना है तो उस दल की शुरुआत और उस दल की कल्पना में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और इसलिए आज इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से, अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को सलाम करता हूं और उनको इस मौके पर नमन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों में अलग पहचान रखने वाला राजनीतिक दल है। अगर पूरे देश में सत्ता और विपक्ष में कहीं कहीं आपको राजनीतिक दल दिखाई देंगे और उन सब राजनीतिक दल के चरित्रों को हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं, वह पार्टी सबसे अच्छी और अलग पहचान रखने वाली पार्टी है। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर कोई दल राजनीतिक पूंजीवाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई जातिवाद की बुनियाद पर काम कर रहा है, कोई भाषावाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई परिवारवाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई क्षेत्रवाद के आधार पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ये राष्ट्रवाद के आधार पर काम कर रहा है। और जब हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम कर रहे हैं तो देश के अधिकांश भाग में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। देश में बहुमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जैसा विजनरी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। राज्यों में अनेक हमारे कार्यकर्ता सरकारों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। और अगर दल की संख्या की दृष्टि से देखें तो हम सारी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हैं। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है। राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है तो बहुत सारे रास्ते किसी के पास भी खुले हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने अगर हमको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का मौका दिया, कार्यकर्ता बनने का मौका दिया, तो यह निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। यह सौभाग्य इसलिए भी है कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल देश से गरीबी हटाने की बात किया करते थे, गैर बराबरी को समाप्त करने की बात किया करते थे, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं हटाई, किसी ने गैर बराबरी नहीं हटाई। अभी जयराम ठाकुर जी आप सबके बीच में बता रहे थे कि उन्होंने कितनी योजनाओं पर काम किया है। गरीबों के लिए कौन सी योजना बनाई है, बुजुर्गों के लिए कौन सी योजना बनाई है। लेकिन आज अगर केंद्र सरकार की तरफ भी आप दृष्टिपात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जिस दिन पहली बार संसद में
माथा टेक कर प्रवेश किए थे, उसी दिन उन्होंने कहा था मेरी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए समर्पित रहेगी। गरीबों को न्याय मिले, सामाजिक न्याय की स्थापना हो और आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, हम ईमानदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। मैं 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री था और उस समय पंचायत, ग्रामीण विकास ऐसे विभाग मेरे पास थे। उस समय एक आवास योजना चलती थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो साल में एक गांव में एक आवास आता था और उस आवास को बनाने के लिए 20,000 रुपए मिलते थे। तो मैं हमेशा सोचा करता था कि अगर एक गांव में 50 लोगों के पास अपना घर नहीं है, एक साल में एक घर आएगा, तो 50 लोगों को घर मिलने में 50 साल लगेंगे और जब तक 50वें व्यक्ति का नंबर आएगा तब तक पहले व्यक्ति का घर गिर जाएगा। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता था यहां केंद्र की बैठक में आकर कि आपकी योजना और योजना का दायरा, उसके पीछे फंडिंग, उसके पीछे दृष्टि, यह अपूर्ण है। इसलिए ऐसा कोई भी दिन आपकी इस योजना के माध्यम से नहीं आएगा जब हिंदुस्तान के लोग ये कह सकें मेरे हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के पास अपनी मालकियत की छत है, अपना मकान है। लेकिन उस समय भी कोई नहीं सुनता था। फिर हम सांसद बनकर विपक्ष में आए, तब भी बजट पर भाषण देते हुए कई बार मनमोहन सिंह जी को खटखटाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार संभाली तो तय किया गरीब चाहे गांव में हो और चाहे शहर में हो, हर गरीब को 2022 खत्म होते होते उसको आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज हिमाचल में भी बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास प्राप्त हुए। आवास के साथ शौचालय, शौचालय के साथ रसोई, रसोई के साथ सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन और साथ ही साथ रसोई बनाने के लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, राज्य सरकार ने चूल्हा उपलब्ध कराया। आप थोड़ा सा विचार करके देखो, 2014 से पहले एक आदमी ये कहने की स्थिति में था कि तुम्हारे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान है। गैर बराबरी दिखाई देती थी। 2014 से पहले गरीब ये सोच सकता था कि संपन्न व्यक्ति के घर में गैस के चूल्हे पर रोटी बन रही है और मेरी पत्नी लकड़ी फूंक फूंक कर मर रही है। लेकिन आज हर गरीब को रसोई गैस मुहैया कराकर गैर बराबरी का समाप्त करने का काम किया तो मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। हर सुविधा गांव तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहली बार हमारी केंद्र में सरकार बनी तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अगर 6 लाख गांव तक पहुंची तो यह अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी के कारण ही पहुंची। हर व्यक्ति को आवास मिला तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिला।
आज हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर 6,000 रुपया वार्षिक मिल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता का ही परिचायक है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, जिन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिला है और उसके कारण आम व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। विपक्ष की जो बेचैनी है वो बेचैनी इसी कारण है। आमतौर पर विपक्ष को यह लगता था कि 5 साल मोदी जी की सरकार को बीत गए, अब एंटी इनकम्बेंसी तो खड़ा होना ही चाहिए। लेकिन जब सर्वे कराओ तो मालूम पड़ा पहले से लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की और बढ़ गई। फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उत्तराखंड का चुनाव आया, मणिपुर का चुनाव आया, गोवा का चुनाव आया, पुदुचेरी का चुनाव आया, तो उन्हें लगा कम से कम इसमें तो कुछ रास्ता निकल आएगा। फिर जनता ने पटकनी दे दी। इसलिए विपक्ष की बेचैनी आज हम सब लोगों को दिखाई दे रही है। हिमाचल में भी ये बेचैनी है, लेकिन हिमाचल की बेचैनी कोई परिणाम कांग्रेस को नहीं दे पाई। मुझे इस बात का गर्व है, मैं 8 साल से मोदी जी के साथ मंत्रालय में काम कर रहा हूं। कृषि मंत्रालय में मैंने काम किया, ग्रामीण विकास में मैंने काम किया, पंचायती राज में मैंने काम किया, फूड प्रोसेसिंग में मैंने काम किया। अनेक मंत्रालयों का काम मैंने इन 8 सालों में किया है। लेकिन मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो केंद्र सरकार के हर कार्यक्रम को ईमानदारी से जनता के पास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बेशक रहे, लेकिन जब संगठन के काम के लिए वो हिमाचल आते थे, हरियाणा आते थे, तो जब उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि वो काम तो देश भर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में हिमाचल के लिए बहुत जगह पड़ी हुई है। और इसीलिए आप सबने अनुभव किया होगा, ये पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयन राज्य, इनमें कभी कदार पूरे कार्यकाल में एकाध राज्य में एकाध बार प्रधानमंत्री का दौरा हुआ करता था। लेकिन आज पूरे पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल से लेकर और आप अरुणाचल तक जाकर देखो, प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के कार्यक्रम में कम से कम 6 बार इन क्षेत्रों का दौरा किया होगा। यह उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। पहाड़ी राज्य देश के साथ चले, पहाड़ी राज्यों का विकास हो, पहाड़ी राज्यों का हौसला बढ़े, पहाड़ी राज्यों की फंडिंग बढ़े, पहाड़ी राज्य के लोग प्रगति करें, यह नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए हिमाचल का जब भी विषय आता है तो केंद्र सरकार हिमाचल राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले कल में भी केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी रहेगी। आपके यहां नवंबर में चुनाव का समय है। चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मैं सुरेश कश्यप जी और उनकी पूरी टीम के कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं।
आज के इस त्रिदेव सम्मेलन में आप सबका उत्साह, आप सबकी उपस्थिति और आप सबकी योजना को देखकर मैं अभिभूत हूं और मैं यह कह पा रहा हूं कि एक समय में मध्य प्रदेश संगठन की योजना की दृष्टि से अग्रणी प्रांत हुआ करता था, लेकिन अब हिमाचल भी मध्य प्रदेश से पीछे नहीं है। इतनी बड़ी उपस्थिति यह इस बात का परिचायक है कि कोई भी कुछ कहे, लेकिन आने वाला कल फिर से भारतीय जनता पार्टी का होगा और हिमाचल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जयराम जी आप सबके सामने अपनी बात रख रहे थे, तो जयराम जी ने कहा लोग कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसलिए पार्टी ने भी तय किया रिवाज बदलेगा, ये नारा चले। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी सहयोग से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूं और मैंने 1974 में स्थानीय समिति, जो भारतीय जनसंघ की युवा शाखा भारतीय युवा संघ होती थी, उसके कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना राजनीतिक जीवन 74 में शुरू किया। 75 में आपातकाल लग गया और तब से लेकर आज तक मैं संगठन का ही काम कर रहा हूं। बीच बीच में सरकार की जिम्मेदारी आती है तो कोशिश करता हूं उसको भी ठीक ढंग से निभा सकूं। मध्य प्रदेश में 1967 में संवित सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार को तोड़कर हमारे 4-5 मंत्री उसमें शामिल हुए। उसके बाद 77 आया, 77 में जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी, जो 2.5-3 साल में बिखर गई। उसमें मुख्यमंत्री हमारा हुआ करता था। और उसके बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एकदम निखालस, बिना किसी का सहयोग लिए हमारे मुख्यमंत्री बने, पूरा मंत्रिमंडल हमारा था। लेकिन उस समय राम जन्मभूमि का विषय आया और बाबरी ढांचा टूट गया और उसके परिणाम स्वरूप उस समय हमारी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। तो वो 90 में बनी सरकार भी 3 साल ही चल पाई। फिर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी 2003 में। 2003 में 2 साल के अंदर दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति बनी कि 3 मुख्यमंत्री बने। पहले उमा भारती जी बनी, फिर उन्होंने हो गया, फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने और तीसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने। मैं तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री के रूप में काम कर रहा था। अब सोचो आप, एक तरफ ये मिथक चल रहा था पूरे प्रदेश में कि भाजपा की सरकार पहले तो बनती नहीं है और अगर कभी बना भी दो तो ये भाजपा वाले सरकार 2.5-3 साल से ऊपर चला नहीं पाते। इतिहास इस बात का साक्षी है। ये मिथक चल रहा था। उसी समय मुख्यमंत्री 3 बदल गए तो कैसी परिस्थिति होगी आप सबको अंदाज होएगा ही। तो उस समय पार्टी ने मुझे कहा कि भाई नरेंद्र सिंह जी मंत्री पद छोड़ो और संगठन का काम संभालो। तो मुझको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया। अब संगठन का आदेश, लेकिन मिथक तो परेशान कर ही रहा था, बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगता था कि पार्टी ने इतना चिंता करके मुझको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, फिर भी 2008 में हम सरकार नहीं बना पाए
तो ये पार्टी की बड़ी असफलता होगी। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, कोशिश की क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कुल मिला के परिस्थितियां तो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेंगी ही, लेकिन मुझको थोड़ी अपनी खुद की आत्मबल बढ़ाना चाहिए। तो अध्यक्ष बनने के बाद 1 महीने के बाद लगभग एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन पर मैंने घोषणा कर दी कि 2008 में मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं 2008 मिशन को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटूंगा और आज के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाऊंगा। घोषणा हो गई। 2-4 दिन लोग कयास लगाते रहे, नरेंद्र सिंह जी की इतनी कम एज है, क्यों घोषणा कर दी, क्या जरूरत थी। केंद्र ने भी मुझसे पूछा। मैंने कहा साहब ये मेरा निर्णय है, मेरे लिए है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिला के, उस समय भी मध्य प्रदेश जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या 7.5 करोड़ है, उस राज्य में भी ये मिथक बना हुआ था 2008 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आप जैसे त्रिदेवों ने, आप जैसे पन्ना प्रमुखों ने इस मिथक को तोड़ा और मिशन 2008 को मध्य प्रदेश में फतेह किया। हम 2003 भी जीते, 2008 भी जीते, 2013 भी जीते और 2019 में 18 में 4-5 वोट से हम कम रह गए, लेकिन बाद में फिर भाजपा की सरकार बन गई। अगर दूसरी तरफ देखेंगे, हिमाचल के बारे में जो बात चलती थी, वही बात तो उत्तराखंड के बारे में चलती थी। इस बार जब उत्तराखंड का चुनाव हो रहा था तो लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लेता था, मणिपुर की बात कर लेता था और लोगों को लगता था कि अरे वो यहाँ तो ये चर्चा है कि भाई एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो दमदारी से नहीं बोल पाता था। हाँ, उत्तराखंड में भी है तो ठीक, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। लेकिन उत्तराखंड में भी कार्यकर्ताओं ने कमर कसी, त्रिदेव और पन्ना प्रमुखों ने संकल्प किया तो कांग्रेस धूल चाटने लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी बन गई। और इसलिए इस मौके पर मैं आप सब लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि क्या चर्चा चलती है, इस मिथक में मत पड़िए। जब ये चर्चा होती रही होगी, जिन कारणों से चर्चा होती रही होगी, उस जमाने में परिस्थितियां अलग थी। आज जयराम ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी और ये हमारा नेतृत्व राज्य का यहां बैठा हुआ है और सौभाग्य से आज नरेंद्र मोदी